मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटे आज हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएड अंडर प्लानिंग टिल 1991। यानी इस डेट तक जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी क्या क्या फीचर्स थी। एक्चुअली हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो इससे प्री पहले का पार्ट, एक इसके बाद पोस्ट। तो हम पहले बात कर रहे हैं 1951 से लेके 1991 तक जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनकी फ़ीचर्स क्या थी। पहली फ़ीचर, हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। कहते हैं 1991 से पहले जो गवर्नमेंट थी उसने ज़्यादा रिलायंस विश्वास किस पे किया, पब्लिक सेक्टर पे। दैट्स वाई एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग 17 इंडस्ट्री रिजर्व थी दैट टाइम पब्लिक सेक्टर के लिए, as against 12 industries earmarked for private sector. It was realized that the objective of socialistic pattern of society could be achieved. उन्होंने रियलाइज़ किया कि सोशलिस्टिक पैटर्न यानी हम समाज के वेलफेयर के अकॉर्डिंग तभी सोच सकते हैं जब हम ज़्यादा विश्वास किस पे करेंगे, पब्लिक सेक्टर पे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ज़्यादातर उन्होंने रिलायंस किस पे किया, दैट टाइम पब्लिक सेक्टर पे। पब्लिक इंडस्ट्री ज़्यादा लगाई गई, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज कम थी। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री लगाई गई उनके लिए अलग से एक्ट बनाए गए ताकि उनके ऊपर कुछ बाउंडेशन लगाई जा सके उन्हें कंट्रोल में करने के लिए। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एक्ट 1948, न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ए लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जरूरी था दैट टाइम। सिमिलरली मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 प्लेस सेवरल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी प्राइवेट सेक्टर पे। सीधी सी बात, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा मोटिवेट किया गया, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा कंट्रोल में किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एसएसआई को कुछ प्रोटेक्शन दी गई और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को किसी एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट्स, पर्टिकुलरली एमआरटीपी, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलाया गया, उन्हें कंट्रोल में रखा गया। बट जो एसएसआई थी उन्हें कुछ प्रोटेक्शन दी गई। एसएसआई ऑन द अदर हैंड वाज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन। सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर एसएसआई। रिजर्वेशन कर दी गई कुछ एरिया में, पर्टिकुलरली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सच एज रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल, लेदर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये एसएसआई के लिए फिक्स कर दिया गया। सेवरल बोर्ड्स वर एस्टेब्लिश टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स ऑफ एसएसआई। डिफरेंट टाइप से बोर्ड बनाए गए ताकि वो एसएसआई के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करे, एडवर्टाइजमेंट करे। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। कह रहे जो हैवी इंडस्ट्री थी उनका ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया। जो बड़ी बड़ी आइटम लाइक टाटा स्टील्स, आयरन, इन चीज़ों की। इंडस्ट्री लाइक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर आइडेंटिफाई एज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। दीज इंडस्ट्री वर टू बी डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। Focus on saving and investment. Saving and investment were identified as the key determinants of economic growth. High interest rates were offered to promote saving, while investment was induced through subsidy and capital grants. सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया गया कि आप सेव करो और इन्वेस्टमेंट करो ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट के थ्रू ज़्यादा अर्निंग हो पाए। Protection from foreign competition. Domestic industry was protected from foreign competition. High import duty and quantitative restrictions were levied on import. बाहर से कोई माल मंगवाने पर उन पे हाई टैक्सेस लगा दिए गए और रेस्ट्रिक्शन लगा गई कि आप इतने से ज़्यादा इंपोर्ट बाहर से नहीं कर सकते। तो बाहर वालों से कंपटीशन होने से हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इट इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रोड। कह रहे ज़्यादातर उन चीज़ों पे ध्यान दिया गया जिसको हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उनका कोई अल्टरनेट ढूंढा जाए या उनका इंपोर्ट करने की बजाय उनको यहीं पे बनाया जाए। द बेसिक आइडिया वाज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। इसके पीछे मेन मोटिव क्या था कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें बाहर वालों की कंट्री की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, बट अगर हम इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लेंगे तो हमें बाहर वालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, हमारी करेंसी सेव हो जाएगी एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। Restriction on foreign capital. Foreign direct investment was controlled and regulated.
बाहर वालों की यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से रोकने के लिए या उनको रेगुलेट करने के लिए पहले फेरा एक एक्ट बनाया गया। लोन्स फ्रॉम अब्रोड, बाहर वालों से लोन के रूप में तो हम पैसा ले सकते थे, लेकिन बाहर वाले यहाँ एफडीआई नहीं करवा सकते थे। दिस वॉज टू मिनिमाइज इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक मार्केट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर। ये इसलिए किया गया ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे कंट्रोल ना कर लें, क्योंकि अगर वो एफडीआई करने लगते तो वो कंट्रोल कर लेंगे, जो कि अब अलाउ कर दी गई है। तो दैट टाइम 1991 तक एफडीआई अलाउ नहीं था। सेंट्रलाइज प्लानिंग, प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल वर अलाइन टू सेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब एक ही पर्सन के हाथ में कंट्रोल रहेगा सारा। That is the objective of growth as specified at the state level did not contradict with the overall strategy of growth as specified in the 5-year plans। यानी जो स्टेट बनाता वो सेंटर के प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, उनका आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए था। ये थे हमारे कुछ फीचर्स। अब हम बात करते हैं बेटे सक्सेस ऑफ प्लानिंग। जो हमने ये प्लानिंग की उनको हम कहाँ तक अचीव कर पाए। पहला पॉइंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू प्लानिंग। ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एट द रेट ऑफ जस्ट 0.5% पर एनम। इंडियन इकोनॉमी वाज देयरफॉर ए स्टेगनेंट इकोनॉमी। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान 4.6%। ये आपको एक ग्राफ बना के दिखा रखा है, यानी इस प्लान में इतना, इस प्लान में इतना। तो इस तरह से हमने अपनी नेशनल इनकम को क्या किया बेटे, इंक्रीज होगी। इसमें जस्ट डाटा है जो आपको रीड आउट करना है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज़ रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज। पर कैपिटा इनकम मतलब हम टोटल इनकम को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो वो पर कैपिटा इनकम निकलती है, यानी पर पर्सन का कितना कंट्रीब्यूशन था। हेयर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड। ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बिन नोशनल, यानी नाम मात्र का इंक्रीमेंट था प्लानिंग से पहले। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ हैज स्लो जस्ट 2.7% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान बट इट पिक्ड अप सब्सिक्वेंटली। उसके बाद इनके रेट्स बढ़ने लगे, 6, 5.5, 5.7, 5.6। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एज इट इम्प्लाई ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ। जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या है कि लोगों को पर पर्सन को इतनी गुड्स और सर्विसेज मिल रही हैं। बट द रीडर मस्ट बियर इन माइंड दैट दिस इज एन एवरेज राइज। हम इसको एवरेज बेस पे निकालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सामने वाले पर्सन को इतने पैसे मिल भी रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। Rise in saving and investment. During the 5-year plan, there has been considerable increase in the rate of saving and investment. Data आपके सामने मेंशन है बेटे, इतना इतना इंक्रीमेंट हुआ। इसके बारे इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। 5-year plans have contributed to the development of agriculture in 2 ways, through land reforms and through improvement in technology. लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया गया, इंटरमीडिएरी को एबोलिशन हटा दिया गया। मॉडरेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट्स, रेंट्स में कुछ चेंजेस किए गए। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये आगे जाके टॉपिक आएगा तो वहाँ हम डिस्कशन करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज किया गया, यानी इनपुट कम लगा आउटपुट ज़्यादा आया। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, 5-year प्लान्स गेव अ बिग पुश टू बेसिक एंड कैपिटल इंडस्ट्री, यानी इन इंडस्ट्री को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया, मिला इनसे। फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रिंग आउट दिस फैक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैड अराउंड 7% पर एनम ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड एंड इन द 11th प्लान 7.2, 6.9। तो ये आपको कुछ डाटा दे रखे हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, इरीगेशन, पावर जनरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। During planning, economic infrastructure has recorded a significant growth. India Railway has become one of the world's largest railway network. Installed power generation 2300 megawatt increased to 356,818 megawatt as soon. As the revolutionary growth of IT sector, social infrastructure, health and educational facility are the key parameter of social infrastructure. These हैज़ रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज। ये डेटा आपके सामने पड़ा है। डेथ रेट 6.3 पर थाउजेंड इन 17 एंड 27 पर थाउजेंड इन 1951। तो आप देख सकते हैं क्या चेंजेज हुए।
Average life expectancy has risen from 32 years 1951 to 69.4 years in 2018. Employment. Serious efforts have been made during plans to increase employment opportunities. During the 11th plan, unemployment rate came down, and in 12th year plan, government has fixed the target of creating 50 million employment opportunity. International trade. During the plan's volume and value of India's foreign trade have increased. ये आपको डेटा गिवन है, जस्ट इस चैप्टर में अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेटा आपको एक बार रीड आउट करना है. In 1948-49 value of foreign trade was this. It increased to this in 1890. Composition of exports and import has significantly changed. Change in composition is significantly marked in the area of the export. तो ये कुछ एक हमारे जो चेंजेस हुए उसके बाद था, उसके पॉइंट्स देंगे. अब देखते हैं हम आगे. फेल्योर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. कहता है इतना सब कुछ करने के बाद, ग्रोथ करने के बाद भी हमारी प्लानिंग फेल कैसे हो गई. सबसे पहला पॉइंट, एब्जेक्ट पॉवर्टी. एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग. हमारी प्लानिंग का मेन मोटिव क्या होता था? पॉवर्टी को रिमूव करना. बट दिस इज़ वेयर वी स्टैंड. इन इंडिया 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. अभी भी इतने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं. दीज आर दोज पीपल who are not getting even the essential of life. Food, shelter, clothing, ये भी इनको नहीं मिल पा रहा. That's why हमारी प्लानिंग फेल हो गई. High rate of inflation. By and large, we have failed to tackle inflationary spiral in the country. Because of high rate of inflation during 5-year plan, real income of people has tended to erode. महंगाई बढ़ने की वजह से चाहे उनकी सैलरी ज़रूर बढ़ी हो, लेकिन रियल इनकम का मतलब ख़रीदने की जो कैपेसिटी थी, क्योंकि पहले अगर 10 रुपये की कोई चीज़ आती थी, अब वो 20-50 तक पहुंच चुकी है. तो हमारी रियल इनकम क्या हो चुकी है बेटे? डाउन हो चुकी है. ऑल्सो इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट. हमारी इकोनॉमी ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. कुछ के पास कुछ है, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. वाइल मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन जनरेटेड, चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ नॉट सक्सीडाइड. चाहे हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अराइज की हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी वैसा का वैसा है. एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान 53 lakhs persons वर अनएम्प्लॉयड. दिस नंबर रोज टू ओवर 4 crore एट द एंड ऑफ 11th प्लान. Inadequate infrastructure. Development of infrastructure including power, road, dam, bridge continue to be inadequate despite 67 years of planning. Consequently, actual growth has failed to match the target of growth. जो हमने सोचा था हम उसके अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर पा रहे हैं. Skew distribution. Economic and social equality was considered as the principal goal of planning. Ironically, this has been the principal failure of planning in India. Widening economic and social inequality has compelled the government to offer reservation in jobs to economically and social weaker section of society. कहते हैं गैप बढ़ गया, सोशल भी और इकोनॉमिक भी, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रिजर्वेशन दे रही है जॉब में सोशल वीकर पर्सनस को. तो जो गैप पुअर और रिच का गैप हम दूर करना चाहते थे वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं. प्रोस्पेरिटी और पॉवर्टी, इसका भी हम गैप अभी तक दूर नहीं कर पा रहे हैं. Briefly, as observed by an expert team of UNO, implementation and enforcement have been the principal shortcoming of planning in India. तो UNO के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट हैव बीन द प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग, यानी ये थोड़े हमारे प्रॉब्लम रहे जब हमने प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया. तो कहते हैं कुछ टाइम बाद हमने 1991 में यू टर्न लिया, हमने अपनी पॉलिसीज़ में कुछ सुधार किए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पे फिनिश होता है.